नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कंपटीशन की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाता है और भूला हुआ चीज़ याद भी हो जाता है और कई नई क्वेश्चन भी आप सीखते हैं। सिलेबस और पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी सटीक और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊँगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको बताता हूँ। ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 243 के को में, या तो को बोलिए या तो ए बोलिए। ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243 के को में है। और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 40 में है। ये भी ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। और खास करके कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो कहीं से भी ढूंढ के एक साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जैसे पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1954 में। ठीक है, 1954 में। इसे याद कैसे रखना है, देखिए 19 तो अभी 4 अभी सम्मेलन या समझौता बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है जिसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो सारे हैं 1900 में। ठीक है, यानी 1954 1960 इस तरह है, तो आपको 19 तो रहेगा सब में। अब ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाला जो 2 अंक है इस पर है ना, ये क्या है 54। तो पंचशील कब हुआ था, 1954 में। इसे याद कैसे रखना है, देखिए ये है ना पंचशील, यानी पो से 5 और चो से 4, ये पंचशील हो गया 1954 में पंचशील समझौता। ठीक है, अब एक है शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। और एक है शिमला सम्मेलन, वो हुआ था 1945 में। तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए शिमला सम्मेलन और शिमला समझौता। अब देखिए शिमला समझौता जब बोलते हैं तो उसका जो लास्ट में वॉइस जो आ रहा है शिमला समझौता 72, समझौता 72। और शिमला सम्मेलन, सम्मेलन 45, सम्मेलन देखिए ना लो आ रहा है वॉइस, 45 में भी लो आ रहा है। शिमला सम्मेलन 45। ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945 और शिमला समझौता 1972। ठीक, ये हो गया। और एक है सिंधु समझौता, जो सिंधु जल समझौता है वो कब हुआ था, तो वो होता 1960 में। इसे याद कैसे रखना है, तो सिंधु 60, सिंधु 60, सिंधु समझौता कब हुआ था 1960 में। ठीक है, अब याद हो गया। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि पंचशील समझौता कब हुआ, तो आपको दिमाग में आ जाएगा पंचशील यानी 5 4 है ना। देखिए यहाँ जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा पो और चो लिखा है, 5 और 4 वाला ही होगा, ये होगा ना। ऑप्शन में ये चारों रहेगा लेकिन आपको आंसर टिक करना है 1954 वाला। ठीक है, और शिमला सम्मेलन 45, शिमला समझौता 1972 और सिंधु 60 है ना। ऐसे करके याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में है 38 जिला। ठीक है, अब यही रही बात थी कि ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा बना था, यानी कि 38वां जिला कौन सा है, तो वो है अरवल। ठीक, ये ध्यान रखना, 38वां जिला है अरवल। और एक क्वेश्चन है कि ये 38 जिला हो गया, परमंडल कितना है, परमंडल है 9 परमंडल है। अनुमंडल कितना है 101। इसे याद कैसे रखना है, अनु से याद रखना है ना। अनुदान किसी को देते हैं तो 101 रुपये ने कहते हैं, अनुदान देते हैं 101, तो अनुमंडल 101 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार विधानसभा सीट की संख्या कितना है, तो 243 है। बिहार विधानसभा सीट में है 243। और बिहार का जो विधान परिषद में है 75। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार से लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट कितना है, वो है 16। तो इसे याद रखना है। फिर से समझिए, बिहार विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75 सीट है और लोकसभा से 40 सीट है, राज्यसभा से 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये रॉल्फ फिच था, है ना। इसका आंसर हो गया ए, रॉल्फ फिच। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार आने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो वो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज से कुछ याद आ रहा है कि मेगास्थनीज से इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल के जितने एग्जामों में सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, बिहार ये जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता था। इसलिए पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैं सब आपको अभी बताऊँगा। पंचवर्षीय योजना पहला जो है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो वो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी में इस बार पूछा था, ठीक है। तो ये दोनों कन्फर्म, ये दोनों निश्चित रूप से याद रखना, ठीक है ना। ये दोनों ही पूछा जाता है ज़्यादातर। पहला पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर और दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना कब कब हुआ, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका अवधि मालूम क्या, 1966 से 69 है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 56 और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61 और तीसरा है 61 से 66 और 66 के बाद जो पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, यानी कि योजना अवकाश हो गया था, वो कब हुआ था, 1966 से 69 तक, यही वो योजना अवकाश कहलाया, ठीक है। अब फिर चौथी पंचवर्षीय योजना था 1969 से 74 हुआ था, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो आपको याद रखना है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, इसे याद कैसे रखना है, द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो भिलाई हुआ था रूस के सहयोग से, इसे याद रखना है, भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो राउरकेला हुआ था जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, इसे याद कैसे रखना है, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर से समझिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, ठीक है। अब रही बात यहाँ दिल्ली सल्तनत का बात आया, तो एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने गुलाम वंश की भी स्थापना की है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 5 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। वो कौन कौन सा है, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया राजवंशों का क्रम है, तो आपको याद रखना है, क्रम से बताता हूँ। एक है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसे याद कैसे रखना है, देखिए है क्या है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसे याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो, ये लाइन लिख लीजिएगा, याद रहेगा हमेशा आपको। ये क्रम से भी है ना, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश, लोधी वंश। अच्छा, इस सब का संस्थापक भी पूछा जाता है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका है कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, और लोधी वंश के संस्थापक बकलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, यानी कि ये घटना का क्रम बताना है आपको कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ठीक है। अब यहाँ अमृतसर है, अमृतसर का घटना यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये हुआ था 1919 में, और चौरी चौरा 1922 में, और चंपारण सत्य आंदोलन कब हुआ था, 1917 में, और ये मोपाला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ये चंपारण वाला आएगा, है ना, सी किस में, यहाँ है और यहाँ है। इसके बाद कौन सा आएगा, अमृतसर यानी कि ए, सी के बाद ए दोनों में है। उसके बाद आएगा मोपाला यानी कि डी, तो इसमें है ना, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। तो ये याद रखना है।
अब है कि एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है जो कि पूछा जाता है, जैसे अमृतसर घटना हुआ था कहाँ, तो अमृतसर में हुआ था। चौरी चौरा घटना कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गोरखपुर में, ठीक है। चंपारण आंदोलन वो चंपारण में हुआ था। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये मोपाला विद्रोह हुआ था केरल में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये विभाजित हुआ था, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति, यहाँ जैन आया है ना, तो जैन संगीति प्रथम कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो बल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। एक बार मालूम, अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा था कि अशोक किसका पौत्र है, ठीक है। तो इसमें कई कन्फ्यूजन हो गए थे, आपको ध्यान रखना है। कई लोग इसका आंसर बिंदुसार भी टिक कर दिए थे, ठीक है। तो पौत्र मतलब होता है पोता, तो अशोक किसका पोता है, तो ऐसे समझिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक, यानी कि अशोक किसका पुत्र हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब पुत्र पूछे तो बिंदुसार का पुत्र है अशोक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो इसका करेक्ट आंसर है कुषाणों का अधिकार था। एक क्वेश्चन ऐसे सिंपल पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो रेशम मार्ग की खोज हुई या तो उसका विकास हुआ अधिक, तो कुषाण के जो कुषाण काल में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेशम की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, मालूम, चीन को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। अब फिर पूछा जाता है कि नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो वो भी कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में रहता था, तो वो भी कनिष्क के दरबार में रहता था। इसे याद कैसे रखना है, तो देखिए अश्वघोष और कौन है, चरक और नागार्जुन, ये तीनों रहता था किसके, कनिष्क के दरबार में। तो इसे याद कैसे रखना है, अचानक, है ना, एक लाइन एक शब्द याद रखिए, अचानक, यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 यानी 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, तो पहले यह ध्यान है आपको कि ग्राम पंचायत केवें संविधान संशोधन के तहत स्थापित हुआ था, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसका आंसर भी यही है ना, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। अब पंचायती राज जैसी आए तो पंचायत राज और नगर पालिका ये दोनों को साथ में पढ़ना है, क्योंकि ये लाटेस्ट यानी कि नवीनतम अनुसूची है। जैसे 12 अनुसूची है ना, तो लास्ट वाला कौन सा, 11वां और 12वां अनुसूची में यही दोनों है ना, पंचायती राज और नगर पालिका। तो पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और नगर पालिका वो 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये दोनों साथ इसलिए पढ़ना है कि ये दोनों साथ साथ है, कन्फ्यूजन कभी ना हो, ठीक है। जैसे कि 11वीं अनुसूची में क्या, पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर है पहले ब्राह्मणी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि और फिर है देवनागरी लिपि, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कान्हेरी गुफा में मिलता है, ठीक है। कान्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, अजंता है, ठीक है। अजंता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफा कहाँ है, तो अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफा कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में। और कान्हेरी गुफा भी महाराष्ट्र में। और एक और पूछा जाता है एलिफेंटा की गुफा, वो कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में। तो आपको ध्यान रखना है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कान्हेरी ये सभी कहाँ हैं, महाराष्ट्र राज्य में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सरदेशमुखी की वसूली
शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? पहला तो एक ही क्वेश्चन यही आता है डायरेक्ट कि सरदेशमुखी क्या था, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सरदेशमुखी क्या, एक कर था, ठीक है, एक कर था, वो कितना वसूला जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1/10 यानी कि 10% वसूला जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया चौथ क्या है, मतलब शिवाजी के जो मतलब मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? तो चौथ एक कर था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौथ और सरदेशमुखी कर है। अच्छा, चौथ में कितना वसूला जाता था? तो चौथ जो होता है राजस्व का 1/4 वसूला जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ आया है मराठा साम्राज्य की बात। मराठा साम्राज्य से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी। शिवाजी का माता का नाम पूछा जाता है, ठीक है, शिवाजी का माता का नाम है जीजाबाई। अब पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। एक क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहता था। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज, तो उसको भी यही देखेंगे, ठीक है। अष्टदिग्गज रहता था कृष्ण देव राय के दरबार में। इसे रिलेट कैसे करना है? अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में। दिग्गज देवराय में और अष्टप्रधान हो गया शिवाजी के दरबार में रहता था। एक क्वेश्चन आता कि अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बालाजी बाजीराव, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन सा पेशवा था? तो बालाजी बाजीराव। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या मालूम? पानीपत का युद्ध वो कब हुआ था और कौन कौन लड़ा था, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो पानीपत का तीनों युद्ध यहाँ पर देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1556 में। दूसरा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 ईस्वी में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। और दूसरा युद्ध में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का दूसरे युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। अब पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि श्रीशैलम बांध कहाँ, किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। अच्छा, कुछ बांध है जो कि पूछा जाता है बार बार। नागार्जुन बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। इसे याद कैसे रखना है? जैसे नागा अर्जुन यानी कि अर्जुन से रिलेट कर देना, ठीक है। अर्जुन के सारथी कौन था? कृष्ण भगवान थे, है ना। तो अर्जुन का नागार्जुन हो गए कृष्णा नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी हो गया, और ये है कहाँ? तेलंगाना में है, जो नागार्जुन बांध है तेलंगाना में। एक पूछा जाता है कोयना बांध किस नदी पर है? तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। एक पूछा जाता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है माइकल ओ डायर की हत्या किया था उधम सिंह ने, ठीक है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाला है जो अभी बताएंगे वो याद नहीं रहेगा ने, तो आपसे अगर जब जैसे इसको पढ़ रही है क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना कि कर्नल वायली की हत्या किसने किया, ठीक है, कर्नल वायली को हत्या किसने किया, तो गोली किसने मारा, तो आपको जब पूरा कंफर्म नहीं रहेगा तो आपको लगेगा उधम सिंह टिक कर दें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कर्नल वायली को गोली किसने मारा? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों याद रखना है, माइकल ओ डायर यानी जनरल डायर वही जनरल डायर है जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था और कर्नल वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था। इसे याद कैसे रखना? कर्नल वायली मदन लाल, कर्नल वायली मदन लाल, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना है। कर्नल वायली को गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये डेट सहित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919, ठीक है। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ने ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था? गांधी जी ने, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अरे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ये तालाबों द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है? तो चावल का होता है। बिहार में भी सबसे अधिक चावल की ही खेती होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, यानी कि हंगुल ये सब जो है जीव जंतु है, जीव है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ठीक है, मिलाना है। तो ये हंगुल कहाँ पाया जाता है मालूम? ये हंगुल दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में है। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जानते हैं? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस बताते हैं। और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है कौन मालूम? बाघ के लिए सुंदरवन का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और जो भारतीय शेर के लिए, जो एशियाई शेर भी के लिए प्रसिद्ध है, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन। और राहिनोसेरोस ये है काजीरंगा में पाया जाता है। ये असम में है काजीरंगा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है राहिनोसेरोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछा जाता है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन आता है ना कि एक सींग वाले गेंडे के लिए सबसे प्रसिद्ध है, मालूम दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। ठीक है, ये वाला असम में है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, कि गिरवन का गिरवन गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड में है। सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। अब उत्तराखंड से एक क्वेश्चन आता है ना कि नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान में अभी जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। करंट अफेयर की दृष्टि से याद रखना है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है अभी? गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो इसका करेक्ट आंसर है शून्यकाल जो है ना ये भारत की देन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि शून्यकाल कब होता है? तो ठीक है, तो प्रश्नकाल के बाद का समय होता है शून्यकाल। ये ध्यान रखना है। शून्यकाल कब शुरू होता है? 12 बजे होता है। ठीक है, कितने समय का रहता है? 1 घंटे का है ना, 12 से 1 बजे तक का रहता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय क्या है मालूम? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस अर्थ में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या मालूम? 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताऊंगा। देखिए, पहला है क्या कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो मात्र 1 बार संशोधन किया गया। कौन सा मालूम? यही संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत है ना। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो आपको भी मालूम है प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जब पूछेगा ना वहाँ कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो वो भी आप अमेरिका टिक कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना है प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये ध्यान रखना है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से और सिर्फ प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या है, कैसे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जो है ना सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अब वित्त आयोग से एक क्वेश्चन आता है ये कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, ये हो गया केंद्र वित्त आयोग का। और राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो वो है 243 के आई में। ठीक है, आयोग वित्त आयोग आई है ना, ऐसे रिलेट कर लेना है। जो राज्य वित्त आयोग का 243 के आई में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है ना कि वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग का गठन ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक करंट अफेयर में याद रखना है आपको
कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह यानी नंदकिशोर सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संबोधित करता है। मंत्री परिषद जो है ना अपना पद से त्याग करता है तो अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है मंत्री को पद को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जितना टोटल संसद है उसका कितना प्रतिशत से अधिक मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, संघीय ढांचे को। अब संघ से एक क्वेश्चन आता है ना कि भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, और संघीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से है ना। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, तो इसे भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। भंग कर सकता है लोकसभा को राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अच्छा, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है और नए सदस्य इसका स्थान ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। अच्छा, आसियान में कुल कितना देश है, 10 देश है। ठीक है, अब 10 देश को याद रखना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए आसियान में जो है ना 10 देश है, तो वो कौन कौन सा है वो बताते हैं। देखिए, कंबोडिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया हो गया, और ब्रुनेई है, और फिलीपींस है, लाओस है, और थाईलैंड है, और वियतनाम है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए आसियान का, देखिए ये आपने लाइन लिख लीजिएगा आप। ठीक है, आसियान के सीएम का सिम और BPL TV खो गया। ठीक है, ये लाइन लिख लीजिए आप। ठीक है, आसियान के सीएम यानी कंबोडिया, म्यांमार, आसियान के सीएम का सिम यानी कि सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। आसियान के सीएम का सिम, ये 5 देश हो गया। ये BPL TV खो गया। BPL यानी ब्रुनेई, फिलीपींस, और L से लाओस, TV यानी कि थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, ये 10 देश हो गया आसियान का सदस्य देश है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुआ, 1967 में हुआ। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। और ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 243 के ए में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 243 के ए में है। और अनुच्छेद 32 में क्या है मालूम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है,
अनुच्छेद 32 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत ही ना सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत है ना हाई कोर्ट रिट जारी करता है। रिट कितना होता है? 5। ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 48 में क्या, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है और अनुच्छेद 51 में क्या है, तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग मार्क है, तो एग मार्क क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुणवत्ता गारंटी की मुहर है, ठीक है ना, एग मार्क। और इसी तरह एक है इको मार्क। इको मार्क क्या है? इको मार्क है क्या, कोई उत्पाद पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला है या नहीं, इसको प्रमाणित करता है इको मार्क। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति पाई जाती है, तो इसका आंसर है निकोबार द्वीप में, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जारवा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो भील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सहरिया जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा टोटल है ना 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा देश है? मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर। फिर से समझिए, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, ये 4 हो गया। फिर है कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केनिया, सोमालिया, गेबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर एक है कांगो गणराज्य, फिर साओ टोम प्रिंसेस। ये 13 देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। अच्छा, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है, कौन भाग इसमें नहीं लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कौन भाग नहीं लेता पूछा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर निर्वाचित सदस्य, यानी कि मनोनीत होता है जो, या तो गैर निर्वाचित सदस्य, वो सब भाग नहीं लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद जो है ना किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 54 में है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति है, अब इसी तरह का आता है ना कि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति होता है, तो उसको भी यही देख लेंगे। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण जो है वो कच्ची सामग्री के आधार पर क्या है, वर्गीकृत है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर बी। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, जैसे कभी पूछ लिया जाता है ना कि आधारभूत उद्योग के अंतर्गत कौन नहीं है, तो आपको कुछ याद दिलाते हैं। देखिए लौह इस्पात, कोयला, सीमेंट, बिजली, ये सब क्या है, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ना 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र में है, तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन इत्यादि, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग, रेलवे, बस, ये सब क्या है, सेवा करने वाला जो होता है ना, बैंकिंग टाइप का, तो ये हो गया सेवा क्षेत्र। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च जो किया गया था चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, ये श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है,
ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में पूछा यहाँ कि कहाँ से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान 3 जो है, ये तीनों जो है ना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये याद होगी आपको। तीनों किसी के बारे में पूछे तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र टिक कर देना, यानी श्रीहरिकोटा ऑप्शन में तो वो टिक कर देना है। ठीक है, अब रही बात कि कब लॉन्च किया गया था, जब मालूम जब चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ, वो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रयान तीनों के बारे में कि कब कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चंद्रयान प्रथम जो है ना कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान ये प्रथम हो गया। चंद्रयान 2 जो है कब लॉन्च हुआ, ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को, है ना, यहाँ दिया वो भी है ना, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। तो ठीक है, तीनों याद रखना है आपको। पहला लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008, दूसरा 22 जुलाई 2019 और तीसरा 14 जुलाई 2023। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है आपको कि जो चंद्रयान 3 है ना, चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था, ये लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर ये लैंड कर गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मालूम कि इसरो और नासा का संयुक्त रूप से पृथ्वी मिशन कौन सा है, इसरो और नासा का, तो वो है निसार। ये क्वेश्चन है ना बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, निसार है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए इसरो और नासा, नासा कहाँ का है, अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो है भारत का। तो इसरो और नासा का जैसे पूछेगा तो देखिए एन से हो गया नासा, ठीक है, आईएस से यहाँ इसरो कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया नासा और इसरो का संयुक्त मिशन जो है निसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 के बाद 34 है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उसे मांग निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, जो कि सब आपको मैं बताऊंगा। जैसे भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो अवध व्यावसायिक बैंक है। पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक है, 1865 में स्थापित हुआ था। अब जो बताने जा रहा हूँ, दो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अब 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो इसका करेक्ट आंसर है कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव क्या है मालूम, ये है क्या है ना, जैसे बजट जब पेश होता है ना, तो बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान है ना, संसद सदस्य जो होता है उसको धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वे मात्र कमी कर सकता है, और वो कमी कैसे करता है, तो कटौती प्रस्ताव लाकर करता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्रतीक कटौती, दूसरा होता है नीति कटौती, और तीसरा होता है मित व्यय कटौती। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है, तो बिहार के मालूम 3 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब किसको किसको मिला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री पुरस्कार 2023 मिला था, आपको याद रखना है नाम सुभद्रा देवी है, दूसरा है आनंद कुमार और तीसरा है कपिल देव प्रसाद। ठीक है, 3 नाम याद हो गया। पद्म श्री मिला है सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभद्रा देवी का संबंध किससे है, तो वो है पेपर मेसी कला से। ठीक है, और आनंद कुमार का है शिक्षा क्षेत्र से, और कपिल देव प्रसाद का है हस्तकरघा कपड़ा से है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने लोगों को दिया गया, 106 लोगों को दिया गया। ठीक है, उसमें क्या 6 लोगों को है पद्म विभूषण, 9 लोगों को है पद्म भूषण, और 91 को है पद्म श्री पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। ठीक है, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। मुद्रा अवमूल्यन है क्या, ठीक है, देखिए मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में
किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना कि मुद्रा अवमूल्यन का, तो यहाँ जैसे निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार है, एक बार ऑप्शन में क्या देगा मालूम, ये भुगतान संतुलन में सुधार नहीं देकर दे देगा निर्यात में वृद्धि, आयात में कमी, आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी। तो आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है, आयात में कमी होता है और निर्यात में वृद्धि होता है, ये ध्यान रखना है। आयात मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है, आयात में कमी हो जाती है और निर्यात में वृद्धि हो जाती है, ये ध्यान रखना है। ऐसे भी रिलेट कर लेना है। देखिए वृद्धि में आ रहा है ना रो का वॉइस, निर्यात में क्या होगा, वृद्धि, रो का वॉइस आ रहा है, और आयात में कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है कितना है, 20 है। ठीक है, यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है 20। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि जो होता है ना बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है भारत में, तो वो है 18। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 18 से या भारत में पुरानों की संख्या कितनी है, मतलब पुरानों की संख्या 18 है, वहीं से याद रखना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो तिब्बत में स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का ही पठार है, यानी तिब्बत के पठार, पामीर का पठार क्या है, तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बत का भी पठार कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अजंता जो पर्वत श्रेणी है केवल एक ही राज्य में है। किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए सबसे प्राचीन यानी कि कोई भी जैसे हम लोग का पुराना आदमी हो जाता है, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, वो गुरु मानते हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वत क्या सबसे प्राचीन है, तो इसका सबसे ऊंची चोटी कौन, गुरु है, गुरु शिखर है ना। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। एक क्वेश्चन ये याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें इटली का है ना मुद्रा लीरा है, यूरो गलत है ये। ठीक है, इटली का मुद्रा क्या है, लीरा, यानी इसका आंसर डी हो जाता है। बाकी बुल्गारिया की मुद्रा क्या है, लेब, ये सही है। अल्बानिया की मुद्रा लेक, और मोल्दोवा की मुद्रा है लियू। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है, तो क्या है इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी पश्चिम मानसून, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम मेघालय में होता है। ठीक है, और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह में होता है, लद्दाख की राजधानी लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कपास का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ये कभी आप कन्फ्यूजन ना हो या तो कभी भूले नहीं, इसलिए इसे याद कैसे रखना है, देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो इसे दोनों को याद रखना है। देखिए नागार्जुन पहले क्या हो गया, नागार्जुन बांध यानी कि अर्जुन से रिलेट करेंगे, अर्जुन यानी कि अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण, तो नागार्जुन जब भी आएगा
तो आपको ये ध्यान आ जाएगा नागार्जुन का सारथी था कृष्ण, यानी कि कृष्णा नदी पर है। और माटी, अलमाटी की बात आई है तो माटी, जैसे कि जब कृष्ण और बच्चे थे तो माटी खा लिया था, तो उनकी मम्मी बोली थी कि मुंह खोलो, तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, वहाँ से रिलेट करना, माटी खा गया था, यानी कि अलमाटी कृष्णा और नागार्जुन कृष्णा। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। इसे याद कैसे रखना है कि हीरा महान लोग पहनते हैं, ठीक है, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड मालूम, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में है। तो याद रखना है, हीरा महान लोग पहनते हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है ना, पूर्वी क्षेत्र में जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अच्छा, सबसे अंत में सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो वो पश्चिम में यानी गुजरात में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को। एक क्वेश्चन है कि डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट कौन है, तो वो है नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा से एक दो क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा किस राज्य से है, हरियाणा से है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के दृष्टि से याद रखना है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉस एंजल्स में योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय ने बिहार के मुंगेर में है, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना किसने किया था, स्वामी सत्यानंद द्वारा किया गया था 1963 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। अच्छा, भारत में योग दर्शन के जनक कौन है, तो पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ BS नायपॉल से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है, BS नायपॉल। अन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, BS नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या है कि 1/3 सीट है ना, लोकसभा, विधानसभा और राज्य विधानसभा जो है, और एक दिल्ली विधानसभा में भी 1/3 सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका को हराकर है ना भारत एशिया कप जीत लिया है, ठीक है। अब यहाँ करंट अफेयर में 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है, भारत को हराकर, यानी कि ICC वर्ल्ड टेस्ट विश्व कप जो कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, ICC T20 पुरुष विश्व कप 2022 में जो हुआ वो कौन जीता, तो इंग्लैंड ने जीता था। और IPL कौन जीता, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी कि लोहा से बना है फेरस सल्फेट और तांबा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है, तो इसका करेक्ट आंसर है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए, ये चावल की खेती के लिए आदर्श है, ठीक है। अब यहाँ पर कम से कम 3-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला में, ठीक है। एक बार क्या पूछा गया था मालूम,
रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो किस देश में है, तो आपको याद रखना है मनीला में है। किस देश में? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो फिलीपींस इसका आंसर हुआ था। ठीक, अब एक है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। और भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है, तो चावल की होती है। बिहार में भी चावल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो ये कहाँ मिलता है? उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। ठीक है, अब यहाँ विविधता, जैव विविधता से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मई यानी कि 22 तारीख वाला जब भी आएगा तो आपको 4 क्वेश्चन है ना एक साथ रिवीजन करना है। जब भी 22 वाला आएगा कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन से करना है? देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। अब 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, क्या है मालूम? ये बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही, क्योंकि बिहार की स्थापना कब हुआ? 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्रेफाइट से एक क्वेश्चन आता है कि पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पंज क्या होता है, तो जीव है। ठीक है, स्पंज एक जीव है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीकर जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगी यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, तो ये दोनों में है ना जल ऊपर से बहने लगेगा। इसका दोनों सही है, ए और बी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि है ना देखो, जल को 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, और जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा भी जब करेंगे ना तो भी आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके कारण क्या, ये दोनों में से किसी में कंडीशन में जल ऊपर से बहने लगेगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर से अधिक जब गर्म किया जाता है तो आयतन बढ़ने लगता है, और 4 डिग्री से नीचे ठंडा करेंगे तो आयतन भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, और यही 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है। जब पूछेगा ना कि आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है और जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ये ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार क्वेश्चन पूछ देगा ना कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस के कुछ उदाहरण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यहाँ लिख देते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा था, क्या मालूम, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को है ना शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रदवयी जलिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत। ठीक है, फिर से समझिए, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रदवयी जलिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत से कई इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आई तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए संग्रहित रहता है कहाँ, यकृत में। पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। ठीक है, पित्त का स्त्राव यकृत से होता है, अब पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
59। 59 में पूछा गया लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते ऐसा होता है। ठीक है, और केशिकत्व के जो उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बत्ती में तेल चढ़ना, और ये होता है ना स्याही में जो सूखे जो पेपर होता है वो स्याही को सोख लेता है, वो भी केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा का बूंदे गोलाकार होता है किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स की रचना में होती है, इसका करेक्ट आंसर है आरएनए तथा प्रोटीन होता है। ठीक है, राइबोसोम की रचना में आरएनए और प्रोटीन होता है। राइबोसोम से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ये भी पूछे तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? इसका करेक्ट आंसर है रिफेम्पिसिन, है ना, रिफेम्पिसिन प्रभावी होता है ये औषधि। ठीक है, यक्ष्मा मालूम किसे कहा जाता है? टीबी जो रोग होता है ना, टीबी को यक्ष्मा कहा जाता है या तपेदिक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, या तो क्षय रोग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और यक्ष्मा रोग यानी कि टीबी के रोग को बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग होगा, तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लाल हो जाता है। ठीक है, जब क्षारीय प्रकृति का कोई है रसायन और हल्दी के लेप से यानी कि पीला कलर से उसको मिलाएंगे तो इसका रंग क्या होगा? लाल हो जाता है। ठीक है, अब क्षारीय यहाँ है, क्षार किसे कहते हैं मालूम? जिसके क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। पीएच मान का खोज किसने किया? तो सोरेनसन ने किया था। अच्छा, क्षार का स्वाद कैसा होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्षार का स्वाद होता है कड़वा और अम्ल का स्वाद खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर है ना ध्वनि का वेग है ना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। तो जैसे आर्द्रता बढ़ेगा तो वो क्या होगा? ठोस बढ़ेगा, तो सबसे अधिक वेग क्या ज़्यादा होगा। ठीक है, सब ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रो, यहाँ ग्रो आएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। और एक क्वेश्चन आता है इसी तरह कन्फ्यूजन वाला जो है, द्रव घनत्व मापा जाता है। द्रव का जो घनत्व है किस में मापा जाता है? यानी कि द्रव घनत्व मापी कौन सा है? वो हाइड्रोमीटर है। ठीक है, ये है हाइड्रो, इसमें डो वाला आएगा हाइड्रो। तो ये कन्फ्यूजन ना हो और याद भी हमेशा रहे। इसे कैसे याद करना है? देखिए, द्रव घनत्व, घनत्व का इंग्लिश क्या होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी में डी वाला आएगा, है ना, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर। और बाकी जो है ये वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापा जाएगा? तो वो हाइग्रोमीटर में। घनत्व वाला आएगा तो डेंसिटी वाला यानी डो वाला हाइड्रोमीटर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तुलसी को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, तुलसी को। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसीमम सेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से होता है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, यानी कि ये वायरस पर प्रभावी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है ना, वो मतलब कि विश्व का जो पहला जो एंटीबायोटिक वो दवा कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथन होता है, क्वथन यानी क्वथनांक। ठीक है, क्वथन होता है क्या? तो एक निश्चित तापक्रम पर क्वथनांक होता है। ठीक है, तो जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है मालूम? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में
100 डिग्री जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक क्या है कि जो एक निश्चित तापमान पर है ना, जिस पर कोई पदार्थ है ना वाष्प बन जाता है, उबलने लगता है, तो वो क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम 11 जो है से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले ये समझिए कि एक होता है बीटा उत्सर्जन होता है, फिर अल्फा उत्सर्जन होता है, एक गामा उत्सर्जन होता है। तो एक इसका क्या है, एक सूत्र, मतलब कि ध्यान याद रखना है, एक परिभाषा है, जैसे कि एक बीटा कण जब उत्सर्जित होगा ना तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। बीटा में जब एक बीटा उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या में 1 वृद्धि हो जाएगा और इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जैसे बीटा 1 उत्सर्जन हुआ तो परमाणु संख्या 1 बढ़ेगा, यानी 11 परमाणु संख्या है, तो अब कितना हो जाएगा 12। तो 12 में कौन सा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। ठीक है, और एक है बीटा हो गया अल्फा। अल्फा जो अल्फा किरण का जब एक कण का उत्सर्जन होगा तो इसमें क्या होता है, अल्फा किरण में ये याद रखना है, क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप किसी भी प्रकार से कोई भी आपको परमाणु संख्या दे दे तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। अल्फा जब उत्सर्जित होता है अल्फा कण, इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, परमाणु संख्या में 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या भी वो 4 से घट जाता है, ये माइनस होगा और द्रव्यमान संख्या भी घट जाएगा 4 से। देखिए परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाता है, और गामा किरण उत्सर्जित होने से क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोसों के बारे में कौन सा कथन गलत है। किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, वह स्वतः परिवर्तन नहीं होता है, ये सही है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर है किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतरानुक बल जो बहुत प्रबल होता है, जो अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है, ये भी सही है। ठोसों में संघटक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया था बी। क्वेश्चन नंबर कितना 70 कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, तो इसका आंसर है लाल प्रकाश के लिए। ठीक है, लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। उत्तल लेंस से और कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, कभी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये 2 लेटर है, 2 लेटर को ठीक करने वाला 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ये 3 लेटर है, 3 लेटर को ठीक करने वाला 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, उत्तल से एक क्वेश्चन आता है कि गाड़ी का जो पीछे मोटर वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, वो 2 सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। चलिए चिन्हांकित उपकरण जैसे ये और एक यहाँ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एक है ना ये वोल्ट मीटर हो जाएगा, और ये दूसरा नंबर जो है ये आमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए वोल्ट आमीटर जो होता है ये विद्युत धारा मापता है। ठीक है, विद्युत धारा मापने का यंत्र जो होता है क्या, आमीटर, और वोल्टेज मापता है जो है वोल्टेज जो मापता है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, तो वो कौन सा है, बल्ब का जलना। ठीक है ना, विद्युत धारा से जो बल्ब जलता है, बल्ब क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग किस जगत का भाग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्लांटी जगत का भाग है। ठीक है, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जो है वो प्लांटी जगत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो कितना विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। तो इसको कैसे बनाना है, देखिए विद्युत ऊर्जा जो खपत होता है ना,
तो विद्युत ऊर्जा आप लिख लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा खपत बराबर होता है, सूत्र होता है उसका क्या होता है, शक्ति गुना समय। ठीक है, शक्ति गुना समय आप लीजिएगा ना, शक्ति गुना समय। इससे आपको कोई भी जो न्यूमेरिकल दे इस टाइप का, आपको जैसे कि ये डाटा चेंज कर दे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो शक्ति गुना समय। शक्ति को हम लिख सकते हैं क्या, जैसे ये हो गया P इंटू टी। ठीक है, यानी कि ऊर्जा जो खपत होगी P यानी शक्ति इंटू समय, तो P को लिख सकते हैं मालूम क्या, शक्ति को ये वोल्टेज गुना धारा। ठीक है, गुना T। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है 220 और धारा एम्पियर कितना है 0.2 और समय कितना है 10। तो इसको जो 10 क्या है मिनट में है, इसको सेकंड में बदल देंगे तो 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, 60 से गुना कर दिए। ठीक है, अब ये पॉइंट से ये 10 चला जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या है बच गया कितना 22, यहाँ इसको ऐसे गुना करिए 220 है ना, 22 छक 32 से यानी कि 132। ठीक है, और एक शून्य ये और एक शून्य ये, 2 शून्य हो जाएगा 132 डबल जीरो। 132 को फिर यहाँ 2 से गुना करिए तो 264 हो जाएगा, 264 डबल जीरो। तो 264 डबल जीरो जूल यानी यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि टोटल आपका सेट नंबर 5 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त, और मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो और पिछले वीडियो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कीवी चिड़िया किस देश का है, यानी किस देश में पाया जाता है, या तो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है वो, तो वो न्यूजीलैंड का है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ कभी नहीं भूलना है, क्या, आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें।